हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज़ किया है फॉर 25-26 सेशन के लिए। ठीक है, चलिए सैम्पल पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दो सेक्शन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इतना तो पता ही होगा। 20 एमसीक्यू होंगे, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के, 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के, और 4 आपको मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि 6-6 मार्क्स करके एक होंगे। ठीक है, चलिए अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करते करते पैटर्न समझ जाएंगे। सबसे पहले सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एमसीक्यू स्टार्ट होता है पहला, विथ रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पे कौन सा स्टेटमेंट राइट है वो बताना है। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, एक तरफ हमें दिख रहा है कंजम्पशन, दूसरी तरफ इनकम दिख रहा है। यहाँ पे एक हमें लाइन दिख रहा है जो यहाँ पे 45 डिग्री लिखा हुआ है, यानी ये 45 डिग्री लाइन है। इस लाइन का खास बात यह है कि इस पॉइंट पे जो इस लाइन पे जो भी पॉइंट है ना, इस सभी पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं। ठीक है, इस लाइन पे जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पे इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट है उस पे भी हम बोल सकते हैं ये बी पॉइंट 45 डिग्री लाइन पे भी है और इस कंजम्पशन कर्व वाले लाइन पे भी है, यानी इस बी पॉइंट पे इनकम इक्वल टू कंजम्पशन है। इतना तो हम जानते हैं। ऑप्शन देखते हैं। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज जीरो। ये जो हमें कंजम्पशन कर्व दिख रहा है इसका स्लोप क्या जीरो है। तो किसी भी लाइन का स्लोप जीरो कब होता है, जब वो लाइन ऐसे पैरेलल जाए एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है इससे अगर ये लाइन पैरेलल रहे तो इसका जो स्लोप होता है उसको हम जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये कंजम्पशन कर्व इनकम वाले कर्व्स का पैरेलल है क्या? तो पैरेलल नहीं है, स्लोप तो जीरो नहीं होगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम? कंजम्पशन बाई इनकम होता है, वो जीरो है कि नहीं, तो निकाल के देखते हैं। इस पॉइंट पे हमें पता है कंजम्पशन और इनकम इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल है, यानी ऊपर वाला x है तो नीचे वाला भी x। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों कट के एक आएंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी 1 है ना कि 0, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे अगर नज़र भी आए तो दिखेगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समझे? चलिए नेक्स्ट, नंबर 2, रियल GDP इज एस्टिमेटेड टू अटेन अ लेवल ऑफ इतना लाख करोड़ इन 23-24। ठीक है, द कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल GDP इज एस्टिमेटेड टू स्टैंड इतना लाख करोड़ इन द सेम ईयर। रियल GDP दिया है, नॉमिनल GDP दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा द वैल्यू ऑफ GDP डिफ्लेटर वुड बी। GDP डिफ्लेटर हमें निकालना है, तो सिंपल है। GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला बच्चे को याद है, क्या होता है? GDP डिफ्लेटर इक्वल टू होता है नॉमिनल GDP। ठीक है, सिर्फ n लिखते हैं अभी के लिए शॉर्टकट के, नॉमिनल GDP बाई रियल GDP इंटू 100, यही तो होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है नॉमिनल? इतना, तो 295.36 लाख करोड़, LC अभी के लिए लिखते हैं शॉर्टकट में, बाई रियल GDP कितना है? इतना 173.82, इतना लाख करोड़ इंटू 100। ये लाख करोड़ कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटा के नीचे 100 ले लेते हैं और ये पॉइंट हटा के ऊपर 100 ले लेते हैं। ठीक है, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? 29536 और ये 2 जीरो लग जाएगा यहाँ पे, और नीचे बच रहा है 17382। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं 2 का टेबल से, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, सीधा डिवाइड करते हैं। इधर डिवाइड कर लेते हैं, 17382 से डिवाइड करना है 2953600 को। ये पूरा इसलिए करके दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 जा देंगे हम 17382, क्योंकि 2 जा देंगे तो 17,000 34,000 लगभग आएगा। यहाँ पे है 29, तो उतना ज़्यादा नहीं जाना है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 13 में से 8 गया 5, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 1, ऊपर से एक उतरेगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया, जो भी आंसर होने वाला है 1 से कुछ होगा। ठीक है, ये ऑप्शन अगर देखें तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है, ये भी आंसर नहीं होने वाला है। ये 1 से स्टार्टिंग है, ये भी 1 से स्टार्टिंग है, तो ऑप्शन सी नहीं तो डी में से एक जाएगा।
यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 7, समझ रहे हैं। तो अगला यहाँ पे जो डिजिट आएगा क्या तो 6 आएगा, नहीं तो 7 आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 17382, 7 जा कितना आता है, तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 8 जा 56 और 155 कैरी 5, 7 3 जा 21 और 5 26 कैरी 2, 7 7 जा 49 और 2 51 कैरी 5, 7 और 5 12, इतना जा रहा है। मतलब 1 2 1 6 5 4। अब ये तो इससे बड़ा आ गया, मतलब 7 जा तो नहीं जाएगा, 7 जा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, 6 जा जाएगा। तो पूरा गुना करके डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, हमें समझ में आ गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सी टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मनी इज नॉन पेरिशेबल, मनी खराब नहीं होता है, ठीक है, मतलब आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इज एक्सेप्टेबल टू एनी वन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और किसी भी समय इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब आज अगर इसको आप बक्से में बंद करके रखते हैं और 5 साल बाद निकालेंगे उसी पैसे को, तो एक तो वो खराब नहीं होगा, प्लस उस समय भी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मनी का कौन सा फंक्शन दर्शाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू दर्शाता है ये। ठीक है, इसके वैल्यू को आप स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन, मनी का फंक्शन अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। जीडीपी डिफ्लेटर पे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, एपीसी, एमपीसी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। पहला स्टेटमेंट है, devaluation of currency is said to occur when the exchange rate is decreased under the fixed exchange rate system। इसको समझते हैं। exchange rate is decreased, इस लाइन सिर्फ इतना का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गया, मतलब अभी मान लीजिए $1 जो है वो फॉर एग्जांपल 85 रुपीज़ है, ठीक है, और अब ये $1 जो है अगर ये 90 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ा कि घटा, इतना बता दीजिए आप मेरे को। तो जब भी एक्सचेंज रेट बोला जाए तो आपको क्या देखना है, रूपी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 85 था, 90 हो गया, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ गया, ऐसे याद करके रखिए। अगर $1 इक्वल टू 70 रुपया हो जाए, 70, तो 85 से 70 हो गया, घटा है, मतलब एक्सचेंज रेट घटा है, हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है एक्सचेंज रेट इज डिक्रीज। जब एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है, यानी 85 के जगह अब 70 रुपीज़ में $1 मिल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेंसी का डीवैल्यूएशन हुआ है क्या, यहाँ पे ये बताइए। तो पहले हमें $1 लेने के लिए $85 पे करना पड़ता था, अब $1 लेने के लिए सिर्फ 70 रुपये ही पे करना पड़ रहा है, यानी हमारा पैसा जो है उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया है, डी वैल्यू नहीं हुआ है, वैल्यू इंक्रीज हो गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, डीवैल्यूएशन नहीं होगा। ठीक है, समझे कि नहीं। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी फिक्स किया जाएगा, $1 का वैल्यू जो है उतना ही रहेगा, उतना ही रुपया रहेगा, उसको फिक्स गवर्नमेंट फिक्स करके रखती है। और फ्लोटिंग में क्या होता है, $1 का वैल्यू चेंज होता रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी कमेगा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है वो। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट को डू नॉट मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उस समय गवर्नमेंट को डॉलर स्टोर करके रखने का जरूरत नहीं होता है। तो ये सही बात है, फ्लोटिंग में ये झंझट नहीं है, जबकि फिक्स्ड में गवर्नमेंट को डॉलर स्टोर करके रखना पड़ता है कि जब बढ़ेगा या फिर घटेगा उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए नंबर 5 देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पे दिखाया हुआ है। द एरो सी एंड डी रिप्रेजेंट कौन सा मार्केट, ये रहा सी, ये रहा डी। सी दिखा रहा है फैक्टर पेमेंट और डी दिखा रहा है फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने फॉर्म्स को फैक्टर सर्विस दिया, बदले में फैक्टर सर्विस वालों ने इसको पेमेंट रिलीज कर दिया। तो ये कौन सा मार्केट है, फैक्टर मार्केट। नाम से समझ में आना, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है फैक्टर फैक्टर देखेगा फैक्टर टिक कर देगा, ऐसे भी मिल जाएगा एक नंबर। नेक्स्ट नंबर 6, deflationary gap refers to the gap by which dash falls short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium। deflationary gap कब होता है, इसको ऐसे समझिए कि इसको इन्फ्लेशन तो सबको पता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई कब होगा, जब
जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड लिखा हुआ है। एग्रीगेट डिमांड, जब भी एग्रीगेट डिमांड रहे मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब उसको हम कौन सा मानेंगे, एक्स एंटे मानेंगे कि एक्स पोस्ट मानेंगे। एक्स एंटे मतलब प्लान्ड, एक्सपेक्टेड, और एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो जब भी कुछ ना लिखा हो तो हम वहाँ पे प्लान्ड वाला मानते हैं, एक्स एंटे मानते हैं, ठीक है। तो जब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जब कम हो जाए, ठीक है, जब हमने सोचा था डिमांड बहुत ज़्यादा होगा लेकिन एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड काफ़ी कम रहा, तब क्या हो जाएगा, मंदी आएगा, तब डिफ्लेशन होगा, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समझे कि नहीं। 7 फाइनल गुड्स। और अगर ये सब समझने में दिक्कत आ रहा है तो ये सब का चैप्टर वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो वीडियो को, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से ये क्वेश्चन है। Number 7. Read the following statements carefully. Number 1. Final goods do not undergo any further transformation at the hands of any producer. बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइनल गुड्स वो होता है जिसको और छेड़छाड़ ना किया जाए। कंज्यूमर उसको छेड़छाड़ कर सकता है, जैसे कि कंज्यूमर अगर आटा खरीद के लाया, अब उस आटा को छेड़छाड़ करके वो ब्रेड बनाए, रोटी बनाए, केक बनाए, जो बनाना है बना ले। कंज्यूमर छेड़छाड़ कर सकता है लेकिन प्रोड्यूसर उसमें कोई चेंज ना करे, उसी को बोलते हैं फाइनल गुड्स। तो यहाँ पे लिखा है फाइनल गुड्स, प्रोड्यूसर उसको चेंज नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। और फाइनल गुड्स में गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट परचेजर, कंज्यूमर उसको चेंज कर सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन सी। नंबर 8, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इससे हमें समझ में आ गया कि एग्जाम में क्वेश्चन आने का क्या चांस है। ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ये दोनों में डिफरेंस पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। नंबर 8 देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन मनी सप्लाई M1 वुड बी। M1 का क्या डेफिनेशन था, ये भी बहुत फेमस, बहुत सारा M1 M2 ये सब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है। M3 ये सब का डेफिनेशन आप याद करके रखिएगा कि कौन क्या क्या रेफर करता है। M1 इक्वल टू होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस, करेंसी मतलब उसमें नोट्स भी आएंगे और कॉइन्स भी आएंगे, प्लस डिमांड डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द मतलब हेल्ड विद कमर्शियल बैंक्स। तो करेंसी पब्लिक के पास कितना है, इतना, और प्लस इसमें नेट डिमांड डिपॉजिट्स हैं, DD भी ऐड करते हैं 260, और ये क्या है, टाइम डिपॉजिट। M1 में टाइम डिपॉजिट नहीं होता है, सिर्फ ये दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा 580। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। बताइए अगर टाइम डिपॉजिट भी जोड़ देते, अगर M1 में हम टाइम डिपॉजिट भी अगर जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है हमें M3 मिल जाता। तो ये जितने भी M है, M1 M2 M3 सबका डेफिनेशन याद करके रखिएगा, हाई चांस है आने का। नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसर्शन है एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन। मतलब इतना कॉमन क्वेश्चन ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पे हम थोड़ा स्पेशल फोकस करेंगे, इसको हम NCERT बुक से एक बार समझा देते हैं आपको, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में छोड़े ना। ये देखिए NCERT बुक खोले हैं, चैप्टर नंबर 6, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा पेशेंस रख के समझ लीजिए, आपके काम का ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, ठीक है, कौन सा गुड्स का बेच रहा है, खरीद रहा है, कौन सा सर्विसेज बेच रहा है और रिसीव कर रहा है, कौन सा एसेट्स खरीद रहा है और बेच रहा है, ये सभी ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। बैलेंस, इतना बात हमने समझा। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफ़र पेमेंट का जो भी ट्रांजैक्शन है वो सब करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। गुड्स, सामान और सर्विस का खरीदना बेचना तो आप जानते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट होता है ऐसे पेमेंट जिसके लिए कोई सर्विस नहीं दिया गया हो, गिफ्ट जो फ्री में दे रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ आते हैं, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज,
और ट्रांसफ़र पेमेंट में गिफ्ट हो गया, रेमिटेंस हो गया, ग्रांट हो गया, ये सब आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कैपिटल अकाउंट। हमने अभी देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट हमने समझ लिया, जिसमें गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट होंगे। अब कैपिटल अकाउंट में फिर क्या होता है वो देखिए। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स। जितने भी एसेट है, संपत्ति, उसका अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। एसेट यहाँ पे बताया हुआ है इन एनी फॉर्म जिसमें वेल्थ स्टोर करके रखा जा सके, जैसे कि मनी हो गया, किसी कंपनी का स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट डेट, ये सब को एसेट कहा जाता है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या क्या होंगे? एक हो गया इन्वेस्टमेंट, एक हो गया एक्सटर्नल बोरोइंग्स और तीसरा हो गया एक्सटर्नल असिस्टेंट, जिसके ऊपर अभी हमारा क्वेश्चन था। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस पहला बात तो क्लियर हो गया, ये आता है किसमें? कैपिटल अकाउंट में। और इसके एग्जाम्पल हो गए गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, फिर मल्टीलैटरल और बाईलैटरल लोन्स। एक कंट्री दूसरे कंट्री को लोन दे या फिर 2-3 कंट्री मिलके किसी कंट्री को लोन दे, इसको बोलते हैं मल्टीलैटरल और बाईलैटरल लोन्स, ठीक है। एक्सटर्नल असिस्टेंस में ये सब आते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं वापस। अब ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो गलत हो गया, ये कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स। दूसरा, एक्सटर्नल असिस्टेंस इंक्लूड बाईलैटरल एंड मल्टीलैटरल लोन्स रिसीव्ड या फिर गिवन बाय अ नेशन। तो ये सही स्टेटमेंट है, इसमें ये दोनों आते हैं, बाईलैटरल मल्टीलैटरल लोन्स। तो ये ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 10, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये हो गया MCQs। अब हम करेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 11, लिखा है कि फॉर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, कोई एक इमेजिनरी इकोनॉमी है, मान लीजिए उसमें सिर्फ दो ही फॉर्म्स है, A और B, विथ इक्वल ग्रॉस वैल्यू एडेड, और दोनों का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ फॉर्म ए का डोमेस्टिक सेल निकालना है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों इक्वल है बोल के। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कोई एक फॉर्म है, कोई एक फैक्ट्री है, मान लीजिए वो 50 रुपये का माल खरीदता है और 150 रुपये का माल बेचता है। तो अल्टीमेटली वो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 50 तो खरीदा ही था वो, और जो माल बेचा है 150 का बेचा, यानी कितना वैल्यू ऐड कर दिया? वो 100 रुपये का वैल्यू ऐड कर दिया, है कि नहीं? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 50 रुपये का माल खरीदा और 100 रुपये जो है वो ऐसा माल था, ऐसा माल बना के बेचा जो देश में बिका, और 50 रुपये का जो माल है वो देश के बाहर बिका। अब बताइए कितना वैल्यू ऐड किया? तो बात तो एक ही है, 50 इनपुट था और आउटपुट टोटल कितना था? 150 का था, यानी 100 रुपये ही वैल्यू ऐड हुआ, समझे कि नहीं? तो उसी कॉन्सेप्ट को लगाइए और इस क्वेश्चन को बताइए ए का कितना वैल्यू एडेड है। तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म बी। तो बी का निकाल लेते हैं पहले। बी का इतना आउटपुट निकला, यानी 1000 करोड़। फिर परचेज बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी। फॉर्म ए क्या खरीदता है? तो फ्रॉम फॉर्म बी, मतलब फॉर्म ए का ये इनपुट है, समझ रहे? तो फॉर्म ए का जो भी सेल होगा, आउटपुट होगा, उसमें से ये माइनस होगा फॉर्म ए का इनपुट, यानी 300। एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए, फॉर्म ए एक्सपोर्ट भी करता है, तो ये ऐड होगा इसका यहाँ पे 200। समझ रहे? ये आउटपुट है, ये इनपुट था इसलिए माइनस हुआ, आउटपुट था इसलिए प्लस हुआ। परचेज बाय फॉर्म बी, फॉर्म बी ये परचेज कर रहा है, मतलब फॉर्म बी का ये इनपुट है, तो इसको माइनस कर दीजिए 250। और एडिशन टू स्टॉक ऑफ फॉर्म ए, फॉर्म ए का स्टॉक एडिशन कितना हुआ? फॉर्म ए का स्टॉक एडिशन, तो ये भी आउटपुट ही है, तो ये हो जाएगा प्लस 150, समझ रहे? और पूछा क्या था? डोमेस्टिक सेल ऑफ फॉर्म ए। फॉर्म ए कुछ डोमेस्टिक सेल भी किया है, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है।
तो एक्स इक्वेशन क्या मिल रहा है, एक्स माइनस 300 प्लस 200 प्लस 150 इक्वल टू ये हो जाएगा 750। ये हो गया माइनस 100 और प्लस यानी एक्स प्लस 50 इक्वल टू 750। यानी x अगर निकाले तो यहाँ से कितना आएगा, 750 में से जाएगा 50, बचेगा 700, तो 700 हो जाएगा आंसर। समझे कि नहीं? ये इतना आपको झंझट लग रहा होगा, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट बताए कि हमेशा आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर दीजिए। आप सिंपली देखिए, ये इधर है फॉर्म ए, इधर है फॉर्म बी। फॉर्म ए क्या क्या आउटपुट लिया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई फॉर्म बी, ये बी का आउटपुट है, तो ये लिख दीजिए 1000 यहाँ पे। परचेज बाई फॉर्म ए, ये फॉर्म ए का इनपुट है, मतलब ये माइनस में जाएगा 300। एक्सपोर्ट बाई फॉर्म ए, ये फॉर्म ए का आउटपुट है, तो ये प्लस होगा 200। परचेज बाई फॉर्म बी, ये फॉर्म बी का इनपुट है, तो ये माइनस में होगा 250। एडिशन टू स्टॉक, ये आउटपुट है, ये प्लस 150। अब प्लस ये बोल रहा है डोमेस्टिक सेल भी किया है ए, जो इसको हम एक्स मान लिया, और क्वेश्चन में बोला दोनों का वैल्यू इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दिए और यहाँ से सॉल्व करके एक्स निकाल लीजिए। समझे कि नहीं? ये तरीका होगा। मार्किंग स्कीम में कुछ सॉल्यूशन इस तरीके से दिया हुआ है, ये भी इजी आप समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट 12, द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजर्व रेशियो एक्ट एज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द वैलिड एक्सप्लेनेशन। बहुत कॉमन क्वेश्चन। ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं ना, रिजर्व बैंक आरबीआई, जिसको इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, ये क्या करता है, रिजर्व रेशियो डिसाइड कर देता है। रिजर्व रेशियो बोलने का मतलब कि बैंक के पास जितना भी रुपया है उसमें से फॉर एग्जांपल पहले बोल दिया कि 10% पैसा आप अपने पास रिजर्व रखेंगे, ठीक है। आपके बैंक के पास जितना भी रुपया आता है 10% रुपया उसको अपने पास रखना पड़ेगा, और बचा हुआ 90% रुपया वो एज ए लोन दे के कमा सकता है, ठीक है। अगर ये आरबीआई ये रिजर्व रेशियो यानी 10% को बढ़ा दे, अगर 20% कर दे, तो बैंक के पास लोन देने के लिए कितना बचेगा, सिर्फ 80% पैसा ही बचेगा। मतलब बैंक के पास पैसा कम जाएगा लोन देने के लिए। तो इस तरीके से जो रिजर्व रेशियो है, रिजर्व रेशियो एक लिमिट लगाता है कि बैंक कितना लोन दे सकती है। बस यही होगा इसका आंसर। तो इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो सबसे पहले बताइए रिजर्व रेशियो होता क्या है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट एवरी कमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व एंड रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट कैन बी यूज टू गिव लोन या फिर क्रेडिट, ठीक है। रिजर्व रेशियो इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई टू अवॉइड ओवर लेंडिंग, ताकि बैंक ज़्यादा लोन ना दे दे, ठीक है। और ये कमर्शियल बैंक के लिए लीगली बाइंडिंग होता है कि आपको उतना परसेंट 10% या फिर 20% रुपया कैश रखना ही पड़ेगा अपने पास। हेंस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व रेशियो एक्ट एज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैंक्स क्रिएट। ये लाइन तो क्वेश्चन से आया, इजी। नेक्स्ट इसी में दूसरा ऑप्शन भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेवरल बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। ये सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का एक फंक्शन है कि आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? एक्सप्लेन कीजिए इसको। तो देखिए, एक तरफ है हम जैसे आम आदमी लोग अपना बैंकिंग ज़रूरत पूरा करने के लिए किसके पास जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक जैसे कि हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कनाडा इलाहाबाद बैंक, ये सब जो भी बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी बैंक कमर्शियल बैंक है। ये हम जैसे आम नागरिक के लिए है, ठीक है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट को अगर अपना पैसा जमा करना होगा तो वो किसके पास जाएगा? क्या ये सब बैंक में गवर्नमेंट अकाउंट खोलेगी? नहीं। गवर्नमेंट अपना पैसा कौन से बैंक में डिपॉजिट करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट अपना अकाउंट खोलती है, और आरबीआई इनको अपना बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, और इसको एक्सप्लेन करना है तो कौन सा बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा? तो देखिए यहाँ अच्छे से लिख रखे हैं। सबसे पहले तो यस एग्री करते हैं। आरबीआई एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग इट्स अकाउंट। गवर्नमेंट का अकाउंट यहाँ पे मेंटेन होता है, पैसे डिपॉजिट करती है, पैसे पेमेंट भी करती है, ठीक है, आरबीआई। इसके अलावा आरबीआई मैनेजेस गवर्नमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अगर गवर्नमेंट को दूसरे कंट्री के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना है तो वो आरबीआई के थ्रू ही करती है। प्लस मॉनिटरी डीलिंग विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। हम जब लोन लेते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई भी जो कमर्शियल बैंक है उससे लोन ले लेते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लोन लेना हुआ तो वो किसके थ्रू लेगी? आरबीआई के थ्रू।
अगर मान लीजिए वर्ल्ड बैंक कोई लोन देना चाहती है तो वो पैसा कहाँ पे आएगा, तो गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ पे है, आरबीआई में है, तो ये वर्ल्ड बैंक यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर देगी, इस तरीके से लोन देगी, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट टू मीट टेम्पररी मिसमैचेस इन रिसिप्टेंट पेमेंट। मान लीजिए गवर्नमेंट का एस्टिमेट था कि 100 रुपया इनपुट रिसिप्ट होगा टैक्स के थ्रू, जीएसटी के थ्रू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के साथ, ठीक है। 100 रुपया इनपुट आएगा और वो प्लान कर रही थी कि हम 100 रुपया खर्चा कर देंगे, एक्सपेंडिचर कर देंगे। अब मान लीजिए इसमें कुछ टेम्पररी मिसमैच आ गया, इनकम कम ही हुआ, 100 की जगह सिर्फ 90 रुपया आया, 10 रुपया तो कम हो गया, लेकिन खर्चा तो सरकार को 100 रुपया करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी है, बहुत सारा चीज़ है। तो ये 10 रुपये का कमी कैसे पूरा होगा, तो आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन देती है गवर्नमेंट को ये टेम्पररी खर्चा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आरबीआई का फंक्शन, एक्ट एज अ गवर्नमेंट टू द बैंकर। नेक्स्ट, मिस सरिका इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है। एवरी मंथ सी अर्न्स रेंटल इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी सी ओन्स। एक तो वो रिटायरमेंट ले चुकी है, ठीक है, और हर महीना वो कुछ घर भाड़ा पे दे रखी है, वहाँ से उसको रेंटल इनकम आता है। साथ साथ सी हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट, बैंक के साथ वो कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट भी करके रखी हुई है जहाँ से उसे इंटरेस्ट इनकम मिलता है। एंड ओकेजनली सी रिसीव्स कैश ट्रांसफर फ्रॉम हर फैमिली मेम्बर्स अब्रोड। उसके कुछ फैमिली मेम्बर होंगे, बेटे या फिर पति होंगे या फिर बेटी होगी, जो बाहर से कमा के कुछ पैसा इनको भेजती है खर्चा चलाने के लिए। तो करना क्या है, क्लासीफाई मिसेस सरिकाज इनकम एज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम गिविंग वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो सरिका के पास बहुत जगह से इनकम आ रहा है। एक तो हो गया रेंट, दूसरा हो गया फिक्स डिपॉजिट पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, और तीसरा हो गया कैश ट्रांसफर जो उसके फैमिली मेंबर भेज रहे हैं, कैश ट्रांसफर। ये 3 पेमेंट आ रहे हैं उसको। और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हो सकता है उसको पेंशन भी मिले, लेकिन क्वेश्चन में पेंशन का जिक्र नहीं है तो हम नहीं छुएंगे उसको, ठीक है। तो ये जो तीनों इनकम उसका है, बताना है इसमें से कौन सा फैक्टर इनकम है और कौन सा ट्रांसफर इनकम है, रीजन देते हुए बताइए। तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। अब इसी को बोला जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपली दोनों का डेफिनेशन पूछ सकते थे, दोनों में डिफरेंस पूछ सकते थे, ठीक है, लेकिन वो नहीं पूछ के ऐसे एक सिनेरियो देंगे, सिनेरियो में आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, इसी को बोला जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करके इनकम कमाते हैं। फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे लैंड से रेंट आ रहा है, कैपिटल यानी पैसे से इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये दोनों तो हो गया फैक्टर इनकम, रेंट और इंटरेस्ट। और जहाँ तक बात है कैश ट्रांसफर, नाम में ही ट्रांसफर है, वो है ट्रांसफर इनकम। मतलब इसके बदले आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करना पड़ा, आपको फ्री फोकट का वो पैसा मिल रहा है, उसको बोला था कैश ट्रांसफर। भले ही फैमिली मेम्बर भेज रहे लेकिन क्या इनको उसके लिए कुछ काम करना पड़ रहा है क्या, नहीं, फ्री में मिल रहा है। तो ये जो कैश ट्रांसफर है वो होगा ट्रांसफर इनकम। तो देखिए ये रहा आंसर। जो रेंट और इंटरेस्ट है वो फैक्टर इनकम है क्योंकि ये अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जबकि जो कैश ट्रांसफर है वो है ट्रांसफर इनकम, क्योंकि ये इनकम है विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, इसके लिए इनको कोई सर्विस नहीं देना पड़ रहा है, फ्री का मिल रहा है, इसको बोला जाता है ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन है कि अंडर एक्सपेंडिचर मेथड द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी का क्या फॉर्मूला होता है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, एक्सपेंडिचर मेथड से बताना है तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस और क्या होता है, यहाँ पे लिख रखे थे इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट, ये 4 होते हैं। तो करना क्या है, इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एनी 2 सेक्टर्स। ये जो 4 कंपोनेंट है, चारों में से किसी 2 को आपको एक्सप्लेन करना है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, जनरली हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, इन सब का वैल्यू रहता है, वैल्यू पुट करते हैं और जो पूछा जाता है वो निकाल देते हैं। यहाँ पे अब इसका डेफिनेशन पूछ लिया गया है, तो कोई नहीं, काफ़ी इजी है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी 2 को एक्सप्लेन करने बोला है क्वेश्चन में,
तो देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट यानी ये वो एक्सपेंडिचर है जो कौन कर रहे हैं, हाउस होल्ड, घर वाले, मतलब हम लोग जैसे लोग कर रहे हैं, प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जितने भी एनजीओ हो गए, टेम्पल हो गए, गुरुद्वारा हो गए, चर्च हो गए, ये लोग भी तो खर्चा करते हैं। तो उनके द्वारा किया गया खर्चा और जो आम जनता है उनके द्वारा किया गया खर्चा वो आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये तो सिंपल है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करती है टू प्रोवाइड फ्री सर्विस टू द पब्लिक। इसमें आते हैं डिफेंस पे खर्चा, पुलिस पे खर्चा, एजुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब खर्चा हो गया, प्लस सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी, वो सब। तो आप ये दो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट को भी एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इट रेफर्स टू द एक्सेस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा है इंपोर्ट से, उसको बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट, या फिर इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इतना भी सिंपल लिख सकते हैं। तो कोई भी दो को एक्सप्लेन कर दीजिए, मिल जाएगा मार्क्स। नेक्स्ट, मिस्टर इंस्पेक्टर, a normal resident of XYZ country, took $1 million loan from an overseas bank to expand his manufacturing business. कोई एक आदमी है, मिस्टर इंस्पेक्टर, इन इंस्पेक्टर नहीं है, सिर्फ इंस्पेक्टर है, ये XYZ कंट्री में रहते हैं, ये $1 मिलियन का लोन लेते हैं, कहाँ से, फ्रॉम ओवरसीज बैंक, मतलब कोई दूसरे कंट्री, ओवरसीज यानी कोई दूसरे कंट्री का बैंक से $1 मिलियन का लोन लेते हैं वो, ठीक है। और पर्पस क्या है लोन लेने का, टू एक्सपैंड हिज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इनको अपना धंधा बढ़ाना है। फिर ड्यूरिंग द सेम ईयर द गवर्नमेंट ऑफ XYZ कंट्री, उसी साल इस कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है, बोरो करती है $5 बिलियन फ्रॉम एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी दूसरे कंट्री से, दूसरे इंस्टीट्यूशन से, यानी दूसरे कंट्री का ही होगा वो, वहाँ से भी $5 बिलियन का लोन लेती है वो, टू कवर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, इसमें जो डेफिसिट आ गया उसको कवर करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, तो मिसी का एक इकोनॉमिक स्टूडेंट वो ऊपर दिए गए इन्फॉर्मेशन को पढ़ती है और आइडेंटिफाई करती है बोथ द ट्रांजेक्शन्स एज ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। वो बोलती है दोनों जो ट्रांजेक्शन है इंस्पेक्टर का और गवर्नमेंट का, दोनों ट्रांजेक्शन क्या है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। तो क्या आप इसके स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो क्यों, नहीं करते तो क्यों नहीं, वो बताइए। तो आपको पता होना पड़ेगा क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन और एक होता है एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वैसे ऑटोनोमस मतलब फ्री है, आप बिना किसी दबाव में आके वो लोन ले रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसको बुलाता है ऑटोनोमस। यहाँ पे आपका अपना पर्सनल, आपका कोई इच्छा होगा तभी आप वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और एकोमोडेटिंग यानी कुछ चीज़ को एडजस्ट करने के लिए आप वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर जो है वो लोन लिया टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, उसका अपना मोटिव था, उसको प्रॉफिट कमाना है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो इतना $1 बिलियन का लोन ले रही है उसका मकसद क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है उसको कवर करने के लिए वो लोन ले रही है, तो वो कुछ एडजस्ट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन कहलाएगा एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे जो मिसिका है इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इस तरीके से जाएगा, नो आई डोंट फुल्ली एग्री विथ मिसिकास आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले दो इंस्पेक्टर का जो लोन है ये ऑटोनोमस है, क्यों, क्योंकि इट इज़ अंडरटेकन विथ इकोनॉमिक मोटिव, पर्पस क्या था, प्रॉफिट कमाने का, बिजनेस एक्सपैंड करने का, और ये इंडिपेंडेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, ठीक है, इसलिए इसको ऑटोनोमस कहा जाता है। इसका एक और नाम भी है, इसको हम अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं, ठीक है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स को। और दूसरा ट्रांजेक्शन था लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, ये था एकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन, क्योंकि इट इज़ अंडरटेकन टू कवर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ठीक है। It is done by competent authority with the sole purpose of restoring balance of payment equilibrium and not for profit or investment motive. मोटिव देखिएगा, अगर मोटिव प्रॉफिट कमाना है तो वो ऑटोनोमस होगा, और अगर मोटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई गड़बड़ी को ठीक ठाक करना हुआ तो वो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहलाएगा। इसको हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। तो अबव द लाइन आइटम्स मतलब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, बिलो द लाइन मतलब एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो पहला ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑटोनोमस है, सेकंड वाला एकोमोडेटिंग है।
बात क्लियर है? आइए नेक्स्ट। रेफर टू द गिवन इमेज केयरफुली। इमेज को देखिए, इमेज देख के डरना नहीं है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक लिखा हुआ है, ये सेंट्रल बैंक है, ये पता नहीं क्या है। इधर लिखा है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, ये सभी इसके इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे है इन्फ्लेशन। तो समझ में आ गया इमेज की सेंट्रल बैंक ये तीनों औजार से कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी टू इंडिकेटेड मेजर्स। इसमें यहाँ पे 3 मेजर्स इंडिकेट किए गए, 3 में से किसी 2 को एक्सप्लेन करना है जो सेंट्रल बैंक अपनाती है टू कंट्रोल द हाईलाइटेड मैक्रो इकोनॉमिक इशू। तो यहाँ पे जो इशू क्या है वो क्या है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों में से कोई 2 को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बहुत फेमस और कॉमन क्वेश्चन है, आपने अगर हल्का सा भी ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। सबसे तो हम 2 उठा रहे हैं, एक रेपो रेट और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन। टू डील विद द हाईलाइटेड सिचुएशन दैट इज इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक क्या करती है, ये अपनाती है इन्फ्लेशन को डील करने के लिए। सबसे पहले रेपो रेट। अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी। ठीक है, रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक को अपना लैंडिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जिस ब्याज पे सेंट्रल बैंक लोन दे, कमर्शियल बैंक मतलब लोन देती है पब्लिक को, वो ब्याज बढ़ जाएगा, मतलब लोन महंगा हो जाएगा। तो लोग क्या लोन लेंगे, नहीं लेंगे। लोग जब लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा कमेगा, और पैसा कमेगा तो लोग सामान कम खरीदेंगे, सामान कम खरीदेंगे तो महंगाई भी कम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है ओपन मार्केट में। ठीक है, मतलब जो आरबीआई है उन्होंने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसेक सिक्योरिटी मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो जितने भी बैंक है कमर्शियल बैंक, वो इसको खरीद लेंगे पैसे दे के, और बदले में आरबीआई को क्या करेंगी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी पेपर का जो पर्चा है वो सबको दे देगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बैंकों के पास कैश कम गया, क्योंकि कैश सब कहाँ चला गया, आरबीआई के पास। इनके पास बच गया क्या, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इससे इनके पास पैसा कम गया, अब ये लोन कम दे पाएंगी। लोन कम देंगी मतलब लोगों के पास पैसा कमेगा, पैसा कमेगा तो लोग सामान कम खरीदेंगे और महंगाई कम जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सपोज इन एन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC इज 0.8। अच्छा बात है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ इतना करोड़ विच लेड टू मैनीफोल्ड इंक्रीज इन नेशनल इनकम। मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट ये कितना है, डेल आई, यहाँ पे भी दिया हुआ है 1000 करोड़, जिससे नेशनल इनकम भी बढ़ा, कंजम्पशन भी बढ़ा। तो बताना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है, और वैल्यू ऑफ 1 और 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यानी इनकम कितना चेंज हुआ इस इन्वेस्टमेंट के चेंज से, और कंजम्पशन कितना चेंज होगा इस इन्वेस्टमेंट के चेंज से, वो बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। तो MPC आपको दिया हुआ है 0.8, हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस 0.8, 1 ये 1 में से 0.8 कैसे माइनस करें, तो यहाँ 0.0 लिखिए, इसमें से एक कैरी दीजिए 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बच गया 0, 0 में से 0, तो यह आ गया 0.2। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा, 10/2 यानी ये कैंसिल हो गया, आएगा 5। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया 5। समझे कि नहीं? फिर वैल्यू ऑफ 1 और 2 ये चाहिए, डेल आई, डेल वाई और डेल सी चाहिए। तो देखिए के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला एक तो ये हो गया, एक फॉर्मूला ये भी होता है के इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई। तो के अभी अभी आया हमारे पास 5, डेल वाई निकालना है हमें, और डेल आई इन्वेस्टमेंट चेंज कितना था 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेल वाई ये हो जाएगा 5 × 1000, 5000। तो ये आंसर आ गया 5000। ठीक है, और चेंज इन कंजम्पशन डेल सी निकालना है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। MPC यहाँ पे दिया है 0.8, MPC इक्वल टू क्या होता है, डेल सी बाई डेल वाई। तो MPC 0.8 इक्वल टू डेल सी, ये तो हमें निकालना है, और डेल वाई अभी अभी आ गया 5000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे 5000 में 0.8 गुना करना है, पॉइंट हटा के नीचे 10 लीजिए, 1 0 0 कैंसिल, 5 8 40 और 2 0, 4000 यहाँ पे आ जाएगा। तो 5
पहला आंसर आया 5, दूसरा 5,000 और तीसरा 4,000। तो 5, 5,000 और 4,000 करोड़, और ये सभी रुपीज़ यहाँ पे लिखा था करोड़ में है। ये रुपीज़ करोड़, करोड़ लगाना जरूर याद रखिएगा, नहीं तो 1 मार्क्स कट जाएगा यहाँ पे फिर से। समझ गए? वही किया हुआ है पूरा। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है कि सम ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको जस्टिफाई करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, हमें पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, यही होता है। दोनों साइड y से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी cy y और इधर भी s बाई y। ये y कैंसिल होकर 1 हो गया, और cy y क्या होता है APC, और s बाई y क्या होता है APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो दोनों का समेशन जो सम है वो 1 है। ये प्रूफ हो गया, इतना ही करना था आपको, तो उतना ही यहाँ पे कर रखा है। इनकम इज इधर कंज्यूम और सेव्ड, या फिर वी नो इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, दोनों साइड y से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया एक पार्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। 3 6 मार्क्स का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का हो गया। अब इसी में ऑप्शन है, क्या तो ये पूरा अटेम्प्ट करना था आपको, नहीं तो ये पूरा अटेम्प्ट करना है। लिखा है कि इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी पीपल सेव 20% ऑफ देयर एडिशनल इनकम। तो 20% सेव कर लेते हैं एडिशनल इनकम का, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो जाएगा 20%। 20% का मतलब है बाई 100, यानी 0 ये कट गया 0.2, ठीक है। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट इक्वल्स 100 and equilibrium level of income stands at 700. Calculate this saving at a zero level of income. तो दिस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन का वैल्यू निकालना है। जब इनकम जीरो हो तब भी इंसान कुछ ना कुछ खाएगा ही, उसी को ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं या फिर डिस सेविंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 700 दिया है। हमें पता है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे करके रखा हुआ है, तो यही समझ लीजिए। देखिए, वी नो एट इक्विलिब्रियम सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग का जगह पे हमने ये उसका इक्वेशन लिख दिया कि डिस सेविंग प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू इनकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। MPS का वैल्यू 0.2 है, इनकम 700 रुपये दिया ही हुआ था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 100। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट हटा के नीचे 10 लीजिए, ये 0 कट गया, 72 जा 140, तो -C प्लस 140 इक्वल टू 100, यानी -C का वैल्यू कितना आ गया 100 माइनस 140 यानी -40, यानी C का वैल्यू कितना आ गया 40, है कि नहीं। तो डिस सेविंग का वैल्यू हो गया 40। नेक्स्ट, अच्छा इसी में नंबर 2 भी है, डिफाइन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, तो इफेक्टिव डिमांड वो लेवल है एग्रीगेट डिमांड का विच कैन बी मेट विथ कॉरस्पॉन्डिंग एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। जितना एग्रीगेट सप्लाई है उतना ही अगर एग्रीगेट डिमांड हो जाए तो उस डिमांड को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, सॉरी इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, बहुत ईजी लेवल है इस बार का पेपर का, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू अटेन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इफ एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई के, एक्स एंटे यानी प्लांट एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा हो जाए प्लांट एग्रीगेट सप्लाई के, तो क्या होगा, जब तो ऐसा समझ लीजिए जब डिमांड ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, सप्लाई कम जाएगा। सप्लाई कम जाएगा मतलब स्टॉक जो है, स्टॉक को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इन्वेंट्री बोला जाएगा। इन्वेंट्री फॉल होना शुरू हो जाएंगे। इन्वेंट्री फॉल होगा तो प्रोड्यूसर रियलाइज़ करेंगे कि नहीं हमें सामान ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो सामान ज़्यादा बनाने के लिए ये क्या करेंगे, लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ जाएगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगा और ये डिमांड का लेवल को मैच कर जाएगा, तो इफेक्टिव डिमांड हम वापस से अचीव कर लेंगे। वही पूरा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर एग्रीगेट डिमांड मोर देन है एग्रीगेट सप्लाई से, इसका मतलब हाउस होल्ड और फर्म्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे जितना प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इन्वेंट्री विल फॉल, स्टॉक कम हो जाएगा। उसको रिस्टोर करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे जिससे आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये मैकेनिज्म तब तक चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम
इस्टेब्लिश ना हो जाए, यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ना हो जाए, और इससे इफेक्टिव डिमांड रिस्टोर होगा। इजी। नेक्स्ट, अभी एक केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार के पास पैसा दो सोर्स से आता है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, टैक्स इनकम टैक्स हो गया, और आपका एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब आ गया आपका, कॉर्पोरेशन टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका ये आ गया जीएसटी आ गया सबसे मेन, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, वो सब। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, सरकार के पास बिना टैक्स का भी पैसा आता है, जैसे कि फ़ी हो गया, आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कुछ फ़ी दे रहे हैं, कहीं पे भी गवर्नमेंट का कोई सर्विस ले रहे हैं, बिजली वगैरह, तो वहाँ पे भी फ़ी देते हैं, पैसा पे करते हैं, तो वहाँ से गवर्नमेंट कुछ कमाती है। कई सारे गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं जो प्रॉफिट कमा के देती है, तो वो सबसे भी पैसा आता है सरकार के पास। तो दोनों ही टाइप का रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू भी और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बाई 14.5% 23-24 में, विथ रोबस्ट ग्रोथ इन बोथ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों में ग्रोथ देखने को मिला। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एज इंडिकेटेड। तो दोनों जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस देख लीजिए। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्सेस। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? ऐसे सोर्सेस जो कि अदर देन टैक्सेस हो। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका एग्जांपल हो गया डिविडेंड, यानी प्रॉफिट्स फ्रॉम पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, फिर डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई, और मतलब किसी कोई कंट्री को लोन दिए हैं तो वहाँ से कुछ अगर पैसा आ रहा है, वो सब इंटरेस्ट, फी, फाइन, पेनल्टी, ये सब आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। इतना ही बताना था। और इसका नेचर होता है कंपलसरी पेमेंट बाय पीपल, लोग अगर कमा रहे हैं तो पैसा देना ही पड़ेगा, हम सामान खरीद रहे हैं तो जीएसटी देना ही पड़ेगा। और ये नॉन टैक्स पे डिपेंड करता है, अगर आप गवर्नमेंट का सर्विस ले रहे हैं तो आप पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कितना मार्क्स का था ये? 3 मार्क्स का है, तो ऐसा करके 3 पॉइंट लिख देंगे, इजी। दूसरा क्वेश्चन है, इलेबोरेट द रीजन बिहाइंड रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसका मतलब पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का जितना भी इनकम था, फिस्कल यानी पैसा, और डेफिसिट मतलब कमी, पैसा का कमी हो गया, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया इनकम से, इसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो बोला जाता है ये फिस्कल डेफिसिट जो है ना, वो रिड्यूस हुआ, यानी सरकार का एक्सपेंडिचर कम हुआ और इनकम बढ़ा है। तो इसका रीज़न बताना है कि क्यों फिस्कल डेफिसिट कम हुआ, तो ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पहला रीज़न तो हमें पता चल गया फिस्कल डेफिसिट कम होने का, वो था कि सरकार का जो इनकम है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा, इसलिए फिस्कल डेफिसिट कम होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल ट्रेंड ऑफ वाइडनिंग फिस्कल डेफिसिट, इंक्रीजिंग डेट बर्डन, इंडिया रिमेन ऑन द कोर्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। पूरे कंट्री में, पूरे मतलब दुनिया में अगर देखा जाए तो सभी कंट्री को ये सब चीज़ फेस करना पड़ा, जबकि इंडिया काफ़ी अच्छे तरीके से फिस्कल कंसोलिडेशन में चला, मतलब ज़्यादा डेफिसिट नहीं हुआ। इन पोस्ट कोविड पीरियड, significant fiscal consolidation could be achieved largely due to buoyant government revenue। गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा हुआ, जो कि हमने देख ही लिया, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों ही बड़ा है। फेवरेबल फिजिकल परफॉर्मेंस इन द फाइनेंशियल ईयर इमर्ज एज द कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, रीज़न पता करते हैं कि क्यों फिजिकल डेफिसिट कमा पे। एक रीज़न पता चला है कि रेवेन्यू बढ़ा है, दूसरा रीज़न पता करना है। देखिए, फिजिकल डेफिसिट हैज़ बिन ब्रॉट डाउन फ्रॉम, इतना से कम के इतना हो गया। अच्छा बात है, हमें पता करना है क्यों कमा, हमारे कम का ये नहीं है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा है, दोनों में ग्रोथ देखने को मिला, इसलिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ा। तो ये तो हम पहले ही रीजन में बता चुके हैं। अगला, एडिशनली हायर देन बजटेड नॉन टैक्स रेवेन्यू, जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया, तो इस वजह से इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बढ़ा। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम आरबीआई, इससे रेवेन्यू रिसीव बढ़ गया। और इन कॉम्बिनेशन विथ रीस्ट्रेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर जो है उसको काफ़ी रिस्ट्रेन किया, यानी कम रखा, इससे भी फिजिकल डेफिसिट काफ़ी बढ़ा। ठीक है, तो यही सब रीजन हो गया। तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला, स्ट्रॉन्ग टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही बढ़ा, इससे फिजिकल डेफिसिट कमा।
हायर नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि यहाँ पे लिखा था आरबीआई का जो डिविडेंड है वो हायर देन एक्सपेक्टेड रहा, जो गवर्नमेंट कंपनियां है वहाँ से प्रॉफिट आया, ठीक है, इससे नॉन टैक्स रेवेन्यू भी ज़्यादा मिला। और साथ ही साथ रिस्ट्रेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो काफ़ी कम रखा गया, इससे भी फिजिकल डिफिसिट कम हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस, सैलरी, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखी थी, जिससे फिजिकल डिफिसिट कम हुआ, ठीक है। अब सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला एमसीक्यू है, रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली, पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ नाउ डिसाइडेड टू फर्दर प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाई थ्रोइंग द फील्ड ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया है। म्यूचुअल फंड समझते हैं, इसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमें हायर रिटर्न के साथ वो पैसा वापस मिलता है, ठीक है। एंड जॉइंट सेक्टर म्यूचुअल फंड, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पब्लिक, जो पब्लिक इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनको बचाने के लिए, एंड टू इनकरेज अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट यानी पैसे वाले मार्केट का हेल्दी ग्रोथ करवाने के लिए अ कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ गाइडलाइन इज बिंग इन्वॉल्व, कुछ गाइडलाइंस दिए गए। आइडेंटिफाई द सेक्टर अंडर विच द एफोर्सेड रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो बात किया जा रहा है ये कौन से सेक्टर का बात किया जा रहा है? क्या ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का बात हो रहा है? तो नहीं। टैक्स सेक्टर का बात हो रहा है? नहीं, टैक्स से रिलेटेड कुछ नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर, हाँ, पैसे से रिलेटेड कुछ बात हो रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फॉरेन ट्रेड का बात नहीं हो रहा है, समझे। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी, डैश मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड विद अ फ्यू अदर कंट्रीज। एक ही ऐसा कंट्री था जो पूरा इंडिया के साथ सारा एक्सपोर्ट करता था और सारा इंपोर्ट करता था, वो कंट्री कौन सा था? तो ब्रिटेन था। इजी है ये। नेक्स्ट 20, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल इज, इनमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल का फीचर है? इनटेंजिबल इज इन नेचर, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इंसान का स्किल, ज्ञान, स्किल, नॉलेज, ज्ञान, ये सबको हम टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल है, तो ये राइट स्टेटमेंट है, फीचर है। इम्परफेक्टली मोबाइल, हम किसी मशीन को एक जगह से उठा के इसलिए दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, लेकिन एक इंसान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना पॉसिबल है भी और नहीं भी है, ठीक है, वो इंसान के मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो पूरा परफेक्टली मोबाइल नहीं है, इम्परफेक्टली मोबाइल है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, किसी भी इंसान का स्किल, नॉलेज आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो तीनों ही फीचर है ह्यूमन कैपिटल का, तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 ये राइट होगा। आइए 20, रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है कि इंडियन रूरल क्रेडिट सिस्टम, इंडिया का जो रूरल एरिया में जो लोन का जो सिस्टम है, ठीक है, वह सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म यानी चेंज हो गया विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आए, मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा जो रिफॉर्म्स आए, जैसे कि इरिगेशन अपनाने लग गए, हाई क्वालिटी सीड यूज़ करने लग गए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज़ करने लग गए, तो जब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आया तो रूरल लोन सिस्टम काफ़ी चेंज हो गया, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। और रीज़न इसका दिया हुआ है कि ग्रीन रिवोल्यूशन लेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग। ग्रीन रिवोल्यूशन के आने का बाद जो रूरल एरिया का जो लोन का पोर्टफोलियो था, जो लोन लेने का सिस्टम था, वो डाइवर्सिफाई हो गया, और किसकी तरफ डाइवर्सिफाई हो गया? टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग। पहले रूरल एरिया में लोग लोन लेते थे शादी करने के लिए, बीमारी का इलाज करवाने के लिए, घर बनाने के लिए, लेकिन जब से ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो लोगों ने लोन लेना स्टार्ट कर दिया प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए। ट्रैक्टर खरीदना है, इरिगेशन का अरेंजमेंट करना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, सीड खरीदना है, इसके लिए लोग लोन लेने लग गए, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। और यही लोन लेने का वजह से जो रूरल क्रेडिट सिस्टम था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
आइए 22 देखिए। Owing to the efforts of the DAS, the Indian government initiated modernization of informal sector enterprises। ये किसके एफर्ट से हुआ है? तो ये इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसके एफर्ट से हुआ है। ये बात आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक है, जिसको हम इस चैनल पे पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा रखे हैं, वो आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत अंदर से एक लाइन उठा के ये क्वेश्चन दे दिया गया है। आइए नेक्स्ट 23। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीजन। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो यहाँ पे हम 8 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, वो जो कि है एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस, ये सब है। क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी ऑल द वर्किंग पर्सन्स इंगेज्ड इन दिस डिवीजन कैन बी क्लब्ड इनटू 3 मेजर सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हम 8 स्टडी ना करके सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3 ही कैटेगरी बनाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इन लाइट ऑफ द अबव, प्राइमरी सेक्टर में कौन सा इनमें से आएगा? इन 8 में से प्राइमरी सेक्टर में कौन सा फॉल करेगा? तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल कर दिया गया था। तो अब तो इजी है। प्राइमरी सेक्टर में बताइए तो मेनली एग्रीकल्चर तो आएगा ही, माइनिंग एंड क्वायरिंग भी आएगा जो अर्थ से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग ये सब नहीं आएगा, ये सेकेंडरी का हो गया, बाकी सब सर्विसेज का है। तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 24। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये 2 रीजन था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इन दोनों कारणों से क्या हुआ? रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इसका जो रिलेशनशिप था वो रिवर्स हो गया। सही बात है। पहले क्या था कि सप्लाई यानी अर्थ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और डिमांड कम था, क्योंकि लोग कम थे तो लोग उतना रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब से आबादी बहुत बढ़ गया और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तब लोग भी बढ़ गए, उनका डिमांड भी बढ़ गया। डिमांड बढ़ गया और सप्लाई क्या हो गया? सप्लाई तो लिमिटेड है, वो कम हो गया। तो सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप क्या हो गया? रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो ये राइट स्टेटमेंट है। बाकी सब ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ये एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप। डिक्रीज इन इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, डिक्रीज इन डिमांड फॉर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का जो डिमांड है, क्या वो कम हो गया? नहीं, वो तो बढ़ गया। पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गया। डिक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, ये भी गलत हो गया। जब लोग बढ़े, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, टेम्परेचर बढ़ा, डिक्रीज नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया। और चौथा है इंक्रीज इन द इन्वायरमेंटल क्वालिटी। क्या इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंक्रीज हुआ है? नहीं, ये तो डिक्रीज हुआ है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा राइट, ठीक है। 25। फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 एंड corresponding facts given in column 2 choose the correct pair of statement। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है वो बताना है आपको। तो पहला है एनिमल हस्बेंड्री से इनस्टेबिलिटी इन इनकम, ये तो गलत हो गया। एनिमल हस्बेंड्री से स्टेबिलिटी आता है इनकम में। फिशरीज, मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग, ये तो ऐसा होगा नहीं। हॉर्टिकल्चर में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऐसा इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान यूज़ करते हैं। तो क्या आयरन इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान यूज़ होता है? नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी ही होगा राइट, सी। 26। डैश इज द मेजर बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। ये भी एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो ये रूरल डेवलपमेंट चैप्टर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ मार्केट ये किया गया ताकि एक अच्छा मार्केटिंग कंडीशन क्रिएट हो पाए, ठीक है। एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए था, मार्केटिंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए उसको रेगुलेट किया गया था। डी होगा राइट। 27 देखिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन मेट विथ मेनी प्रॉब्लम्स लाइक सीवियर ड्राउट, कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया एट्सेट्रा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस कैंपेन में क्या किया गया था कि लोगों को मोटिवेट किया गया था कि आप हर जगह इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, अपने बैकयार्ड में, अपने घर में, हर जगह पे जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ इंडस्ट्री सेटअप कीजिए। मतलब मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम था इन लोग का। तो इसका काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ा,
जैसे कि भूखमरी आ गया, रशिया के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ, तो ये राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरा, अंडर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स कम्यून लैंड्स वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ये स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया। कम्यून लैंड ऐसे लैंड थे जो कम्युनिटी को अलॉट किए जाते थे, कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे उनको एलोकेट किए जाते थे ताकि वो सब मिलके उस लैंड पे फार्मिंग करें, ठीक है। एक खास इंडिविजुअल को अलॉट नहीं किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है। 28 से आप शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, एमसीक्यूज खत्म हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज मेंटेनिंग अ हेल्दी ग्रोथ मोमेंटम ऑफ 6.3% टिल 1990s. However, it lost its track of economic growth, falling to 5.3% between 2015-17. बोला है कि 1990 से पहले पाकिस्तान का अच्छा खासा इकोनॉमिक ग्रोथ था 6.3%, लेकिन उसके बाद से 2015 और 2017 तक क्या हो गया, उसका ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर गया। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? एग्री करते हैं तो रीज़न बताइए, और नहीं करते हैं तो उसका भी रीज़न बताइए। तो हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम राइट है। 1990s तक पाकिस्तान सही ट्रैक पे था, लेकिन उसके बाद वो बिगड़ गया। देखिए, हेल्दी ग्रोथ टिल 1990s, पाकिस्तान मेंटेन अ ग्रोथ रेट ऑफ 6.3% टिल 1990s ड्यू टू पॉलिसीज लाइक ग्रीन रिवोल्यूशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दो पॉलिसीज का वजह से पाकिस्तान का अच्छा ग्रोथ रेट था। लेकिन 1990s के बाद पोस्ट 1990s में क्या हुआ, वो थोड़ा स्लो हो गया बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। जैसे कि नंबर 1, एग्रीकल्चरल ग्रोथ वॉज डिपेंडेंट ऑन फेवरेबल मानसून, क्योंकि ये लोग उतना ज़्यादा इरिगेशन पे ध्यान नहीं दिए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं दिए, एग्रीकल्चर मानसून पे ही डिपेंडेंट रह गया। तो इससे इनका जब मानसून ठीक नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गया, इससे इनका ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर गया। ये पहला रीज़न। दूसरा है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड वीक गवर्नेंस, इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हुआ, लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं किए यहाँ पे, और एक तो गवर्नमेंट कभी भी पलट जाती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है। ये रीजन से लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने से बचते हैं, और पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो कंट्री आगे नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर जाएगा। तीसरा रीजन है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस एंड फॉरेन एड। ये लोग दूसरे कंट्री पे ज़्यादा ही डिपेंडेंट रह गए, दूसरे कंट्री पे, कि वो लोग पैसा भेजेंगे, हमारा मदद करेंगे, तब हम कुछ करेंगे। तो ये 3 रीजन से पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन कर गया, ठीक है। तीनों रीजन याद रखिएगा। नेक्स्ट, एडवर्ड बार्बियर डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ स्ट्रेटजी which is directly concerned with increasing the material standard of living of the poor at the grassroots level. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन जनरली हम क्या जानते हैं? हम लोग यही जानते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे कि प्रेजेंट जनरेशन का नीड पूरा हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन भी आने वाले समय में उतना ही रिसोर्स इस्तेमाल कर पाए जितना हम कर पा रहे हैं, ठीक है। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन एडवर्ड बार्बियर ने इसका डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से दिया। उन्होंने बोला कि ये ऐसा स्ट्रैटेजी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पुअर एट द ग्रास रूट लेवल, जो सबसे निचले जो गरीब लोग हैं उनका अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देना, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हमें इलैबोरेट एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमने डेफिनेशन लिख दिया कि इट रेफर्स टू मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। इजी। अब एडवर्ड बार्बियर का हमने डेफिनेशन लिख दिया कि इट शुड बी अ स्ट्रेटजी। ये तो पूरा क्वेश्चन से ही पेस्ट है यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। जब हम ग्रास रूट लेवल का जो पुअर है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। सबसे पहले उनका इनकम लेवल बढ़ाएंगे, उनको अच्छा रोजगार देके, उनको अच्छा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देके, ठीक है। फिर इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन सो दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज इंश्योर्ड। हम इंश्योर करेंगे कि इन लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, सैनिटेशन साफ सफाई मिले, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। तीसरा, रिड्यूसिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी को कम करना है बाई इनेबलिंग सेल्फ रिलायंस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इनको रोजगार देना है ताकि ये सेल्फ डिपेंडेंट बने। इंश्योरिंग दिस ग्रोथ इज अचीव विथ मिनिमम डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। साथ ही साथ ये ग्रोथ करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन कम से कम हो, इन्वायरमेंटल हार्म कम से कम हो, एंड
शो या फिर कल्चरल डिसरप्शन भी कम से कम हो। तो ये 4 फैक्टर इन्वॉल्व है इनके डेफिनेशन में, तो हमने इसको एलाबोरेट कर दिया, यही है इसका मीनिंग। तो दस बार्बियर्स डेफिनेशन हाईलाइट्स दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ये इंक्लूसिव हो, कंट्री में जितने भी लोग हो सब कोई डेवलप करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ पैसे वाले ही लोग डेवलप कर गए। और इक्विटेबल ग्रोथ हो, जो ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो सबको मिले, बराबर बटे, ठीक है, सिर्फ कुछ लोग को नहीं। इससे पुअर अपलिफ्ट होगा और मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी बचे रहेंगे। तो ये सब चीज़ इनके डेफिनेशन में बोला गया है, समझे। आइए नेक्स्ट, इसी में एक ऑप्शन भी है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। इन दोनों में डिफरेंस करना है, बहुत इजी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? पीपल हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। जो अपना ही एक दुकान में या फिर कोई कंपनी या फिर फैक्ट्री किसी में काम कर रहे हैं, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। एग्जाम्पल, अ सीमेंट शॉप ओनर, ठीक है। और हायर्ड वर्कर क्या हो गया? जो किसी के अंडर काम करे। इट्स समवन हु इज एम्प्लॉयड बाय अनदर पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसीव्स सैलरी इन द मतलब रिसीव कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या फिर वेज, ठीक है। किसी के अंडर काम करे और उसके बदले में उसे सैलरी मिले। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय वर्किंग एज ए ग्राफिक डिजाइनर एट अ मार्केटिंग एजेंसी, ये एग्जाम्पल हो गया। कोई दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, या टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, ये भी हो गया एक हायर्ड वर्कर। चलिए नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2 इंपॉर्टेंट वे। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि रेलवे आने से हमारे कंट्री में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो 2 इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया कि कल्चरल और जोग्राफिकल बैरियर खत्म हो गया। लोग रेलवे के आने का बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इजीली कर पा रहे थे, इजी हो गया था, फास्टर हो गया था, चीपर हो गया था, ठीक है। इससे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कल्चर्स और मार्केट ये इजी हो गया, समझे। ये पहला इम्पैक्ट पड़ा। और दूसरा इम्पैक्ट पड़ा रेलवे के आने से, वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। रेलवे क्या किया? रूरल एरिया को जोड़ दिया अर्बन और पोर्ट सिटीज से, ठीक है। इससे अब फार्मर क्या हो गए रूरल एरिया के? पहले सिर्फ वही क्रॉप ग्रो करते थे जो खाने में इस्तेमाल हो, अब उसके जगह पे वो क्या ग्रो करने लग गए? कैश क्रॉप्स ग्रो करने लग गए, ठीक है। जैसे कि कॉटन, इंडिको, जिसको बेच के पैसा मिले, वैसे क्रॉप्स ग्रो करने लग गए। वो यहाँ पे लिखा है कि रेलवे जब रूरल एरिया को लिंक किया अर्बन और पोर्ट सिटीज से, तो इसे एक शिफ्ट आ गया फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कैश क्रॉप फार्मिंग, ठीक है। ये कॉटन, इंडिगो, जूट, ये सब कैश क्रॉप है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कमर्शलाइजेशन से कि इट वीकन द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमी। पहले विलेज इकोनॉमी आइसोलेटेड था, कटा हुआ था, ठीक है। जितना जरूरत था उतना लोग ग्रो करते थे और उतना ही अनाज खा लेते थे, काम खत्म था, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, सेल्फ सफिशिएंट थे। लेकिन जब से कमर्शलाइजेशन हो गया, लोग कैश क्रॉप ग्रो करने लग गए, ठीक है, तो मतलब सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गया, फूड का कमी हो गया। जब भी बाहर में अगर दूसरे कंट्री में फूड का कमी हो, दूसरे स्टेट में फूड का कमी हो, तो ये लोग वहाँ से खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि ये लोग खुद तो ग्रो नहीं कर रहे, वहाँ से खरीद नहीं पाते थे और इनका सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गया, समझे कि नहीं। चलिए, तो ये 2 तरीके से रेलवे इम्पैक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ 1921 से 30 में इतना था, 26 साल तक जिएगा। फिर 41-50 तक ये बढ़ के इतना हो गया। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज 10, वो इतना डेटा दिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डेमोग्राफिक इंडिकेटर गिवन इन द अबव टेबल। इस टेबल में कौन सा डेमोग्राफिक इंडिकेटर बताया हुआ है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर बताया हुआ है, तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया। आइडेंटिफाई भी करना है ना, मतलब नाम भी लिखना है और उसको डिफाइन भी करना है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक पर्सन कितना साल तक जिएगा, एक्सपेक्टेड कितना है कि कितना साल तक जिएगा, तो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपका बोले कि आप लगभग 70 साल तक जिएंगे, तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना हो गया? 70 हो गया, ठीक है। तो ये उसका डेफिनेशन है। लिस्ट एनी 2 सच डेमोग्राफिक इंडिकेटर
तो इसको छोड़ के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को छोड़ के और कोई 2 डेमोग्राफिक इंडिकेटर का नाम बताइए। तो एक हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा हो गया लिटरेसी रेट, ठीक है। फिर स्टेट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया एंटर्ड इन 1921, बच्चा वाला क्वेश्चन है। 1921 में कौन सा स्टेज में इंडिया एंटर किया? तो सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, सेकंड स्टेज में एंटर किया वो। बहुत कॉमन इजी क्वेश्चन। तो इन दोनों में अगर बात करें तो पहला और दूसरा में कौन सा इजी है? तो दूसरा वाला ज़्यादा इजी है। एक तो यहाँ पे इजी बाइफर्केशन है, तो आपको सॉलिड यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 4 नंबर सॉलिड मिल जाएगा। और ये क्या था कि लंबा एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, हो सकता है आपको 4 में से 3 दे, ऐसा कुछ खतरा रहता है यहाँ पे। जब भी क्वेश्चन पार्ट बाई पार्ट रहे तो वो अटेम्प्ट करना ज़्यादा ईजी होता है, अगर आपको आता है अच्छे से तो, ठीक है। 31, इंडिया हैज़ बीन part of many regional and geographical economic groupings such as G20, SAARC, BRICS। इंडिया ये सब ग्रुप का पार्ट है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले नॉलेज शेयरिंग होता है। जब हम G20 में अगर हम इसका पार्ट बनते हैं तो हम इसमें बाकी जो दूसरे मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ नॉलेज शेयर होता है, ठीक है। उन लोगों ने डेवलपमेंट के लिए कौन सा रास्ता अपनाया, अपने कंट्री में कौन सा पॉलिसी लेके आए, वो भी हम अपने कंट्री में ला सकते हैं, ठीक है। तो इससे मेंबर कंट्रीज समझते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस एडॉप्टेड बाय नेबर एंड पार्टनर कंट्रीज, ठीक है, ताकि वो अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ पाए। पहला तो हो गया नॉलेज शेयरिंग। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। इसके जो मेंबर कंट्रीज है ये सब आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं इन फील्ड्स लाइक ट्रेड, टेक्नोलॉजी। क्या तो व्यापार करने के लिए कोलैबोरेट कर सकते हैं कि हम आपको ये कम दाम में देंगे, आप मुझे ये कम दाम में दे दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रेड वाला, टेक्नोलॉजी वाला। ये अगर टेक्नोलॉजी में आगे है कोई मेंबर कंट्री तो वो अपना टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री के साथ शेयर करे, फाइनेंस, लोन वगैरह कम इंटरेस्ट में मिल जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प होता है। ये हो गया दूसरा एडवांटेज। तीसरा, स्ट्रॉन्गर ग्लोबल प्रेजेंस। अगर सिर्फ इंडिया को कोई प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया को अगर अमेरिका धमका रहा है, तो अगर सिर्फ इंडिया अकेले लड़ेगा तो दब जाएगा। लेकिन अगर इंडिया इस ग्रुप का मेंबर है तो ये सारे ग्रुप एक साथ मिलकर अगर लड़ेंगे तो इससे ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रांग होगा, हमारा कलेक्टिव वॉइस जनरेट होगा इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और इंटरनेशनल फोरम में हमारा आवाज़ को सुना जाएगा, हम विजिबल रहेंगे। ये तीसरा एडवांटेज हो गया। चौथा, सपोर्ट इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंटेंस हो गया है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में, ठीक है। तो ऐसे ग्रुपिंग बनाने से ये कंपटीशन को फेस करने में इजी पड़ता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, इसी में एक और क्वेश्चन था कि डिफाइन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर इंडिया है मान लीजिए, तो इसमें हम एक एरिया खासकर से डेजिग्नेट कर देंगे कि ये एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक जोग्राफिकल एरिया होता है विद इन अ कंट्री, ठीक है, जहाँ पे खास बात क्या है इस एरिया का, इकोनॉमिक लॉज, पॉलिसीज और रेगुलेशंस अलग होते हैं यहाँ के। अलग बोलने का मतलब ज़्यादा लिबरल, यहाँ पे थोड़ा ढीले पॉलिसीज रहेंगे, लॉज भी लिबरल रहेंगे, ठीक है। मतलब सरकार का जो हस्तक्षेप है वो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम रहता है कि आप जैसा मर्जी वैसा काम कर सकते हैं देन दोज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी कंट्री के मुकाबले, ठीक है, बाकी एरिया के मुकाबले। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो विदेशी कंपनियां है वो आके यहाँ पे सेटअप करे, उनको यहाँ पे कम टैक्स देना पड़ेगा, बिजली फ्री में मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, ठीक है, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अट्रैक्ट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, इस फिगर को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल ए और पैनल बी। ध्यान से देखिए और बताइए ये किस टाइप का फार्मिंग है और ये किस टाइप का फार्मिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फैक्ट्रीज है और जो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग होता है वो किया जा रहा है। यहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह छिड़क के, इरीगेशन दे के ट्रेडिशनल फार्मिंग यहाँ पे किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इस पैनल को अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़्यादा हरियाली हमें दिख रहा है, नेचर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है, लोग मैनुअली ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रहा है। तो एक समझ में आ रहा है कि ये है हो गया कन्वेंशनल फार्मिंग,
और ये हो गया आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। एक्सप्लेन एनी वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल बी ओवर पैनल ए। पैनल बी का जो फार्मिंग है यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक एडवांटेज बताइए और एक डिसएडवांटेज भी बताइए इसके कंपैरिजन में। तो इजी क्वेश्चन है। पैनल ए कन्वेंशनल फार्मिंग, पैनल बी ऑर्गेनिक फार्मिंग। एडवांटेज का अगर बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो वो है कि ये केमिकल फ्री है, इसमें पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं होता है, जो भी है ऑर्गेनिक सामान यूज़ होता है, नेचुरल सामान, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ये सब यूज़ होता है, ठीक है। तो केमिकल फ्री नेचर है तो इससे सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प मिलता है, मिट्टी खराब नहीं होता है, पहला एडवांटेज, ठीक है। एक ही एडवांटेज पूछा था तो एक ही हमने लिख दिया, और डिसएडवांटेज पूछा था एक, तो वो लिखेंगे कि इसका जो यील्ड होता है वो कम होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं वो कम अमाउंट निकलेगा कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग, ठीक है। तो यील्ड कम होता है, ये डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट, इतना ही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट मेड अ फ्रेश स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑन 30 अप्रैल 1956, काफ़ी पहले का टाइम है, विच विल हेल्प स्पीडिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन पर्टिकुलर टू डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज एंड मशीन मेकिंग इंडस्ट्री। तो 1956 में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया टू एक्सपैंड पब्लिक सेक्टर एंड टू बिल्ड अप लार्ज ग्रोइंग कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। इन लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग कमेंट अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री अंडर द रिवाइज्ड पॉलिसी। तो 1956 में इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया था, याद है आपको, IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये आया था 1956 में। उस पर कमेंट करना है कि इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया गया था वो बताइए। तो इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया था बाई IPR 1956। पहला कैटेगरी था कैटेगरी 1, इसमें ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो कि एक्सक्लूसिवली ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, जिसमें पूरी गवर्नमेंट का कंट्रोल था। दूसरे कैटेगरी था वो जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा प्रोमिनेंट था। कोई भी अगर नया यूनिट स्टार्ट करना है तो उसमें गवर्नमेंट ही वो स्टार्ट करेगी, प्राइवेट अपने मन से कोई नया फैक्ट्री सेटअप, इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकती है, ठीक है। ये हो गया दूसरे कैटेगरी। और तीसरा कैटेगरी जिसमें बचे हुए इंडस्ट्रीज़ को डाल दिया गया, जो कि प्राइवेट सेक्टर को छूट था कि आप वैसे इंडस्ट्रीज आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन स्टेट यानी गवर्नमेंट जब चाहे उसको रेगुलेट भी कर पाती थी, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी थे इंडस्ट्रीज के। यही हो गया आंसर इसका, इतना ही कमेंट करना था। फिर इसी में दूसरा पार्ट है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया, जब लैंड सीलिंग लाया गया तो कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल एग्री करते हैं। कौन से चैलेंजेस थे वो बताइए। तो लैंड सीलिंग का चैलेंजेस, सबसे पहले तो यस आई अग्री, ठीक है। पहला चैलेंज था ये कि जो बहुत सारे जो ज़मींदार थे उन्होंने लीगल लूप होल्स का इस्तेमाल किया ताकि उनके पास बड़े ज़मीन बचे रहे। लैंड सीलिंग का मतलब क्या था? इसका मतलब एक इंडिविजुअल के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं रहेगा, एक लिमिटेड अमाउंट ही ज़मीन रहेगा उसके पास, इसी को बोला जाता है लैंड सीलिंग। तो ज़मींदार लोगों ने ये बहुत सारे कानूनी दावपेच लगा के वो अपने जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ज़मीन जो अपने पास रखे हुए थे वो रखना कंटिन्यू रखे। पहला चैलेंज था ये। दूसरा, लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, वो ज़मीन को, मान लीजिए उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन का कुछ पार्ट अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम में कर दिया। इससे क्या हुआ, ज़मीन तो उनके पास ही रहा ले दे के, समझ रहे, किसी और के पास नहीं गया। तो इस तरीके से लोग बच गए। दूसरा, कुछ लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, टेनेंट्स को निकाल दिया। पहले वो क्या करते थे, लोग ज़मीन खेती करने के लिए अलग अलग लोगों को दे देते थे, जिसको टेनेंट्स कहा जाता था, ठीक है। उन्होंने कहा कि टेनेंट्स तुम हट जाओ, और वो खुद बोलने लगे कि हम ही यहाँ पे खेती करते हैं, तो हमारे पास तो इतना ही ज़मीन है। तो इससे भी उन्हें सरप्लस लैंड को सरेंडर नहीं करना पड़ा, बच गए लैंड सीलिंग से। और चौथा है कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इस कानून को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इससे इसका जो इन्फोर्समेंट था वो डिले हो गया, देरी से लागू हुआ, और ये उस देरी का फ़ायदा उठा के क्या तो ज़मीन अपने रिलेटिव के नाम में कर दी है, या फिर कुछ और चीज़ों में अलग तरीके से वो ज़मीन को अपने अंडर ही रखे रहे, ठीक है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं लैंड सीलिंग के। इजी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट 33, ये तो हो गया। इसी में इंटरनल ऑप्शन है ये वाला कि द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन
through liberalization and privatization has produced positive as well as negative result। बहुत इजी क्लास 10 का क्वेश्चन है ये कि ग्लोबलाइजेशन से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? तो बिल्कुल एग्री करते हैं। एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो बताइए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट। डायरेक्ट नहीं पूछे हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव। लोग देखिए इस तरीके से पूछते हैं कि एक स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप एग्री करते हैं, फिर रीजन पूछते हैं। तो ले देकर आपको यही लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और क्या नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। इंडिया के लिए विदेशी मार्केट खुल गया। अब इंडिया का प्रोड्यूसर जो लोग हैं वो लोग अपना सामान बाहर कंट्री में बेच सकते हैं। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के जो बड़े बड़े कंपनियां थी वो अब इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गए, इंडिया में अपना फैक्ट्री कंपनी खोलने लग गए, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जॉब क्रिएशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड, इंडिया में जो कंज्यूमर है उनके पास ज़्यादा ऑप्शन हो गया कि वो अलग अलग सामान को खरीद सकते हैं, तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। समझ गए? ये हो गया पॉजिटिव रिजल्ट। और नेगेटिव की अगर बात करें तो अनइक्वल ग्रोथ। जो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ पैसे वाले लोग ही उठा पाए, जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह गए। ये पहला नेगेटिव हो गया। दूसरा नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में देखने को मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उतना फ़ायदा नहीं उठा पाए ग्लोबलाइजेशन का। ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। और तीसरा है वल्नरेबिलिटी। पहले इंडिया क्या था, बंद था, दूसरे कंट्री से उतना लेना देना नहीं था। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो कंट्री खुल गया। अब कोई दूसरा कंट्री में अगर मंदी आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है इंडिया में पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं यहाँ से, या फिर इंडिया उनसे सामान नहीं खरीद रहा है, कोई और भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गए, दूसरे कंट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, वल्नरेबल हो गए। ठीक है, कि बाहर में कुछ भी होगा उसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे भी पड़ेगा। तो ये हो गया तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट। तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसी में एक और क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज कंपेल्ड टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, इंडिया मजबूर हो गया था। तो कौन सा 2 रीजन से इंडिया मजबूर हो गया था जिससे कि ये रिफॉर्म्स लाए गए? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। 2 रीजन था ये, एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट काफ़ी ह्यूज हो गया था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का कमी बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, ये 2 रीजन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे। नेक्स्ट, एक है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। लिखा है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 asserts that education is fundamental for achieving full human potential। ये बोलता है कि एजुकेशन जरूरी है ताकि इंसान अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर पाए। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, एजुकेशन से क्या क्या चीज़ मिलता है? तो देखिए, पहला, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। Thus, it presents the best way forward for developing and optimizing India's resources। एजुकेशन जब हम डेवलप करेंगे तो इससे सबको एक्सेस मिलेगा और सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, और इससे हम ग्लोबल स्टेज में लीडरशिप के रूप में उभरेंगे सामने। ठीक है, लीडर्स लीड करेंगे किस किस फील्ड में? इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, सोशल जस्टिस के मामले में, इक्वलिटी के मामले में। ये सब हो पाएगा बिकॉज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका है फॉर डेवलपिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग इंडियाज़ रिसोर्स। जो इंडिया के जो लोग हैं, ह्यूमन है, वो तो इंडिया के रिसोर्स ही है, तो उसको हम बेस्ट तरीके से डेवलप और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय वे ऑफ एजुकेटिंग देम। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? एजुकेशन इज कंसिडर्ड फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। इसको जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन यहीं पे दिया है कि इट प्रोवाइड्स यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट में आंसर कर दीजिए। तो ये मार्किंग स्कीम से हमने आंसर उठाया है। तो एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, प्रोवाइडिंग, यहाँ से देखिए, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एंड लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज इन टर्म्स ऑफ, ये पहला पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट, वही हमने पूरा उठा के चेप दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू अटेन द गोल्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन अचीव करने के लिए एनईपी बोलता है अनइक्विवोकली, मतलब क्लियरली बोलता है कि सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, उन सब लोग को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा एजुकेशन पे।
और ये काफ़ी एक्सट्रीमली क्रिटिकल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर अचीविंग हाई क्वालिटी एंड इक्विटेबल पब्लिक एजुकेशन सिस्टम दैट इज ट्रूली नीडेड फॉर इंडियाज फ्यूचर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ. To achieve this, they need to increase public investment in education to reach 6% of GDP. इंडिया को 6% ऑफ जीडीपी जितना भी है इंडिया का, उसका 6% जो अमाउंट है वो एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा. ठीक है. क्वेश्चन क्या था? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन. इसका इंपॉर्टेंस बताइए कि क्यों खर्च करना जरूरी है. तो देखिए, तो इसका आंसर अगर हम मार्किंग स्कीम में देखें उन लोगों ने इस तरीके से दिया है. टू क्रिएट अ हाई क्वालिटी एंड इक्विटेबल पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इसेंशियल फॉर इंडियाज फ्यूचर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इट इज इम्पेरेटिव टू बूस्ट द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू 6% ऑफ जीडीपी एट द अर्लीस्ट. मतलब इन लोगों ने ये लाइन यहीं से उठा दिया है. टू अचीव दिस यानी ये इंडियाज फ्यूचर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ. अगर इंडिया का प्रोग्रेस करना है और ग्रोथ करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा टू 6% ऑफ जीडीपी. तो वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग. तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है. ये ये दूसरा का आंसर हो जाएगा. समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए नेक्स्ट. डिस्कस एनी 2 मेन इनिशिएटिव दैट मे बी इम्प्लीमेंटेड टू टैकल स्कूल ड्रॉप आउट एंड अवॉइड एडिशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम लीविंग स्कूल. स्कूल से बच्चे स्कूल को छोड़ के ना जाए, इसके लिए 2 इनिशिएटिव बताइए. तो यहाँ पे लिखा है ड्रॉपिंग आउट, ये पूरा डिस्कस किया हुआ है. तो ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने के लिए 2 इनिशिएटिव यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला और दूसरा. कि पहला तो इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, मतलब स्कूल में अच्छे से टॉयलेट हो, क्लासरूम हो, ये सब हो. और दूसरा जो टीचर्स हो वो काफ़ी ट्रेंड हो और रेगुलर हो. ऐसा नहीं कि टेम्पररी टीचर रख लिए, टीचर हमेशा रहने चाहिए स्कूल में. ये 2 चीज़ हम करेंगे तो बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जाएंगे, मतलब ड्रॉप आउट रेट डिक्रीज हो जाएगा. तो ये 2 इनिशिएटिव को आपको लिख देना है. तो आंसर में भी इन लोगों ने यही 2 पॉइंट को चेप दिया है. समझे कि नहीं? तो ये तो एक ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन हो गया कि ये हमें पढ़ना था और सारा आंसर यहीं से निकल के आ गया. ठीक है. चलिए, तो ये एक आइडिया मिल गया आपको कि जब भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर यहीं से निकल के आ जाता है. ऐसा भी हो सकता है कि आंसर यहाँ से निकल के ना आए, उस केस में आपको अच्छे से इसको पढ़ के देखना पड़ेगा और जो आपने एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़े हैं उसका नॉलेज यूज़ करके इसका आंसर देना पड़ेगा. लेकिन ये काफ़ी इजी होता है, आप अपने कॉमन सेंस से भी इसका आंसर कर सकते हैं. तो उम्मीद करते हैं इस पूरे वीडियो एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा. अगर हम की टेक अवेज का बात करें कि इस पूरे सैम्पल पेपर को करके हमने मेन चीज़ क्या जाना, तो पहला पॉइंट तो हमने ये जाना कि जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे. उसके बजाय आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा किसी सोर्स से, अखबार से, कोई रिपोर्ट से. ठीक है. और पूछेंगे कि डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं कि नहीं. एग्री करते हैं तो क्यों, एक्सप्लेनेशन बताइए, वैलिड एक्सप्लेनेशन, रीज़न, ये सब पूछेंगे. ठीक है. मतलब एक एग्जांपल हमने ऊपर देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का पूछा गया था. तो याद है कैसे पूछा गया था? एक स्टेटमेंट दिए थे, फिर बोलते थे एग्री करते हैं कि नहीं, फिर एक्सप्लेनेशन पूछे थे. तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आंसर उसका सिंपल ही आएगा. ठीक है. ये पहला टेक अवे. दूसरा, जो हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसमें वो जस्ट लाइक कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसका आंसर ऊपर से ही निकल के आ जाता है. और अगर ऊपर से निकल के नहीं आ रहा है तो आपका वहाँ पे क्या करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है और उसका आंसर करना है. काफ़ी कॉमन टॉपिक भी है, आप जो सोचते हैं वो लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे. ठीक है. और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये लैंग्वेज भी मिला होगा. ये रहा, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपका अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है और इसका आंसर देना है. ठीक है. तो पहला, नो डायरेक्ट क्वेश्चंस. दूसरा, केस स्टडी का हमने समझ लिया, उसमें कॉमन सेंस लगाना है. और तीसरा, हमने देखा कि हमें एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा मालूम होना चाहिए. एनसीईआरटी से हमने मतलब कोई भी लाइन से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको, खासकर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के केस में. अगर आपने ये एनसीईआरटी से कवर नहीं किया है तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप वो एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा. ठीक है.
चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। और कोई अगर डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम वहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।